मुजरिम किरण गोपाल गोरे, उम्र 24 साल, पत्नी सुहास रमेश गोरे पे लगाया गया हत्या का आरोप साबित हो चुका है। लिहाजा ये कोर्ट किरण गोपाल गोरे को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। देखा जाए तो हर इंसान थोड़ा बहुत स्वार्थी जरूर होता है, लेकिन जब इंसान का स्वार्थ किसी दूसरे के जीवन के लिए खतरा बन जाए या फिर किसी दूसरे की खुशी को छीनकर पूरा किया जाने लगे तो वो स्वार्थ नहीं रहता बल्कि अपराध बन जाता है और वो इंसान अपराधी। हमारा आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। एक बच्चे को उसकी मां से या फिर मां को उसके बच्चे से दूर कर दिया जाए तो इससे बड़ी सजा उन दोनों के लिए और कोई नहीं हो सकती। शायद इसीलिए यह नियम बनाया गया है कि महिला कैदियों के मासूम बच्चों को 10 वर्ष की आयु तक उनके साथ ही रहने दिया जाए। लेकिन विडंबना देखिए कि ऐसा होने से वो मासूम बच्चे भी अपनी मां की सजा के हिस्सेदार बन जाते हैं, उस गुनाह की सजा पाते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। यहां भी किरण पर दोष साबित हो चुका था, लिहाजा उसके नवजात बच्चे को भी उसी के साथ जेल में रखने की इजाजत दे दी गई। लेकिन क्या सच में किरण दोषी है या फिर उसे एक झूठे केस में फंसाया गया है? जो भी हो, लेकिन किरण और उसका बच्चा आज जेल की जिंदगी जी रहे थे। उस बच्चे के लिए जेल ही अब उसका घर बन चुका था। बेटा चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। अरे हे सगळं नंतर कर, पहिले जेवून घे। पर मुझे नहीं खाना। अच्छा चलो ठीक है, कहानी सुनते सुनते खाना खाएंगे, ठीक है? पता है एक तेरी तरह एक प्यारा सा बच्चा था, उसका भी नाम तेरी तरह कृष्णा था। वो भी खाना नहीं खाता था, बस पूरे दिन सबके घर का माखन चुराता था। फिर पता है एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और वो बहुत ताकतवर बन गया। ऐसा? हाँ चल अभी तू भी जल्दी जल्दी खाना खा ले, आकर आ। मैडम वो मेरे पेरोल का क्या हुआ? मैंने बताया था ना मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, तुम्हारा पेरोल हो गया है, लेकिन 1 हफ्ते में ही तुम्हें वापस आना पड़ेगा। हाँ? अच्छा ये तो बताओ, बाहर जाके सबसे पहले क्या काम करोगी? एक अधूरा काम बाकी रह गया, पहले उसे निपटाऊंगी। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? जी मैंने देखा था। ये लो। तुम क्यों लाई? तो फिर कौन लाएगा? काम वाली आज भी नहीं आई है। शालिनी जरा देखना, पापा अभी तक उठे नहीं क्या? ठीक है। आपके घर में आपके पिता का मर्डर हुआ और किसी ने कुछ नहीं सुना? सर पापा का कमरा नीचे है, हमारा और बेटा बहू का कमरा ऊपर की तरफ है। सिर्फ सनी का कमरा नीचे है और पापा को जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी वो बेल बजा देते थे। तुमने भी कुछ नहीं सुना? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं सुना सर। पाटिल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। सर मैंने बाहर से दरवाजा और खिड़कियां सब जगह चेक किया मगर फोर्स एंट्री का कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब कातिल इसी घर से है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपका मतलब है कि ये सब हम में से किसी ने? लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? नहीं मैं जानती हूँ ये किसने किया है। ये जरूर वो किरण ने किया है। किरण? कौन किरण? सर वो 5 साल पहले हमारे यहाँ काम करती थी। और हाँ, हम लोगों के अलावा इस घर की चाबी सिर्फ उसी के पास है। और सर 2 दिन पहले वो यहाँ पे आई थी। किरण तू यहाँ क्या कर रही है? जेल से परोल मिलती ही सीधा यहाँ पे आई हूँ, अपने माँ के घर पे भी नहीं गई। तेरे ससुर से मिलना है मुझे। देख रुक, कहाँ जा रही है? चल हट, जा जो करना है कर ले। तू कहाँ जा रही है? मत जा। आओ, ये देखो किरण।
देख देख उस बच्चे को। आज तेरी वजह से मैं और मेरा निर्दोष बच्चा जेल में सड़ रहे। बोल क्यों किया रे? क्या क्यों किया तूने ऐसा? एक काम करो, पता करो कल रात को किरण थी कहाँ। ओके सर। ये किरण सुहास गोरे यही रहती है ना? हाँ साहब, पर आप लोग आज ही उसे लेने आ गए। अभी तो उसे पेरोल पे छूटे हुए 3 दिन ही हुए हैं। जानते हैं हम, लेकिन किरण से हमें कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए उसे मिलने के लिए आए। बुलाइए उसे। क्या हुआ साहब? तुम नारायण निगम को जानती हो? जी जानती हूँ। तुम्हें यह भी पता होगा कि कल रात को उनका मर्डर हो गया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया सर। सच बोल रहा, आई शपथ सर। कल रात को कहाँ थी तुम? मैं तो घर पर ही थी। मैं तो जल्दी 9 बजे सो गई थी कल। हाँ साहब, ये सच बोल रही है। ये कितना सच बोल रही है और कितना झूठ, इसका पता हम लगवा ही लेंगे। घर की तलाशी लो और देखो कहीं निगम के घर की चाबी मिलती है क्या। सर चाबी नहीं सापडली। पवार सापडली चाबी? नहीं सर। परम मैडम काय आलं? नहीं सर। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नारायण जी को नहीं मारा। मैं मेरे बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ साहब। आप मुझे दोबारा झूठे केस में मत सजा दीजिए। मेरे बच्चे की जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी जिंदगी। रात को किरण को तुमने जाते हुए देखा? नहीं साहब, मैं तो अपनी दुकान 10 बजे बंद करके घर चला जाता हूँ। अच्छा, तो तुम तो ये भी बता सकते हो कि रात को किरण कहीं बाहर गई थी? हाँ सर, देखा था। वो रात को अपने घर के बाहर ही आई थी। करीब 1 या 1:30 बज रहा था उस टाइम। आई जी साहब। परम मैडम घेऊन चला तिला। ओके सर। साहब, अरे मैडम साहब, किरण आई रोको किरण कहते हैं कि मां शब्द में वो शक्ति है कि एक कमजोर सी हिरणी भी अपने बच्चे के लिए शेर जैसे ताकतवर और खतरनाक जानवर से भिड़ जाएगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देगी। यहाँ किरण के बच्चे का मासूम बचपन जेल की सलाखों के पीछे गुजर रहा था, जिसके लिए वो सिर्फ नारायण निगम को दोषी मानती थी। तो क्या किरण की उसी ममता ने उसे नारायण निगम का हत्यारा बना दिया था? पुलिस पूरी तरह से इस केस की जांच में जुट गई। सबूत किरण के खिलाफ नहीं थे, लेकिन पुलिस के सामने जो हालात बने थे वो किरण को ही दोषी ठहरा रहे थे। देखो, इनका हाथ मारते हुए थकता नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो, वरना। साहब मैंने किसी को नहीं मारा। अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो रात के 1 बजे घर से बाहर क्या करने के लिए गई थी? साहब मैं बाथरूम गई थी, क्योंकि हमारे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए। नारायण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका मर्डर रात के 1 से 2 बजे के बीच में हुआ है। तुम्हारा घर उसके घर से 15 मिनट की दूरी पर है और तुम्हारे पास उसके घर की चाबी भी है ना? नहीं साहब, मैं 5 साल से इस जेल में हूँ, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ये झूठ है, नारायण काका ने झूठ बोला है। वहाँ सीढ़ी पे कोई तेल नहीं था। मैंने यही बात 5 साल वाले पहले साहब को भी बोली थी। सर झूठ बोल रही है ये। 5 साल पहले की केस में भी इसने यही जवाब दिया था और तभी ये झूठी साबित हुई थी। मैं मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। सर जब यह घटना हुई थी उस वक्त घर में नारायण जी, काव्या और इसके अलावा और कोई नहीं था।
नारायण जी का बेटा निखिल ऑफिस गया था और उसकी वाइफ मार्केट गई थी, और निखिल का बेटा अंशुल और उसके भाई का बेटा सनी, उनकी बाइक खराब हुई थी तो मैकेनिक के यहाँ रिपेयर करवाने के लिए गए थे, और नारायण जी बीमार होने की वजह से तेज चल फिर नहीं सकते थे। अभी मैं वो केस फाइल लेके आता हूँ। सर ये रही फाइल। मैंने किरण से पूछताछ की, डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो किरण ने कहा सीढ़ियों पे तेल गिरा था और उसकी वजह से काव्या का पैर फिसल कर वो गिर पड़ी। लेकिन किरण ने हमसे बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। जब वो डॉक्टर को लेकर आई थी तब उसने सीढ़ियों पे तेल देखा था, उससे पहले तेल नहीं था सीढ़ियों पे। किरण झूठ क्यों बोल रही थी मुझे पता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ब्लैकमेल करना चाहती थी। उसने कहा था कि मुझे पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। साहब, नारायण काका ने झूठा बयान दिया था। मैंने कोई पैसे नहीं मांगे थे। आज उनके कारण मैं और मेरा बच्चा जेल में सजा काट रहे हैं। ये देखो, आप ऐसे अंदर जा नहीं सकते। पाटिल, ये कैसा शोर? कौन है वहाँ? अरे साहब जाने दो ना अंदर, ये अपनी माँ से कभी दूर नहीं रहा है। देखो देखो कैसे मुरझा सा गया है। ये देखिए, आप इस तरह अंदर जा नहीं सकते। चलो निकलो यहाँ से। अरे आपके पास इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? एक माँ को उसके बच्चे से दूर रख के आपको क्या फायदा मिलेगा? देखिए हमें अंदर जाने दो साहब। ये देखिए पवार, बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाओ, हम बाद में पूछताछ कर लेंगे। क्या हुआ? इतना डर क्यों रहा है तू? यार वो सब पुलिस का चक्कर हो गया यार। रुक तू। देख भाई, अगर तू इतना डरेगा ना तो हम दोनों मरेंगे एक दिन। देख यार, मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? मुझे देख के तुम दोनों चुप क्यों हो गए? क्या बात कर रहे थे? अरे नहीं भाभी, वो इसको ना पुलिस फोबिया है। पुलिस को देखा तो डर गया था। अब मैंने कहा कि अब इतना डरेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि हमने ही क्राइम किया है। बस वही बोल रहा था। अब ये सब क्या? अच्छा करो। सर मैं बोल रहा हूँ ये कुछ नहीं कर सकती। आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये तो चीटी नहीं मार सकती है तो काव्या को कहाँ से मारेगी? और ब्लैकमेल करना नहीं सर, ये नहीं कर सकती है। आई शपथ बोल रहा हूँ सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर ये देखिए, जाओ एक काम करो, काव्या मर्डर केस की फाइल लेकर आओ। ठीक है सर। ये रही काव्या की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की फाइल। सर काव्या की मौत सर के ऊपर चोट लगने की वजह से हुई है और उसके साथ हाथापाई भी हुई थी। सर काव्या की केस तो सॉल्व हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें नारायण निकम के केस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं पाटिल, मुझे लगता है काव्या माथुर और नारायण निगम। देखो, ये रोने धोने का नाटक बंद करो और सच सच बताओ, काव्या नर्स के साथ तुम्हारा बहुत झगड़ा होता था ना? हाँ होता था साहब, लेकिन गलती उसी की होती थी। अच्छा सुनो, यहाँ से सफाई करने के बाद नारायण सर के रूम की भी सफाई कर देना। नहीं मैडम, मैं वो वहां नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? पैसा पूरे घर की सफाई करने का लेती हो ना? हाँ मैडम, लेकिन मैं पेट से हूँ ना और बड़े साहब बहुत बीमार रहते हैं। मेरे आई ने बोला है कि बीमार लोगों के यहाँ पे मत जाया कर। मैंने शालिनी ताई को बोल दिया इस बारे में। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम और तुम्हारी माँ दोनों गवार और जाहिल हो। ए रुक, क्या बोला तुमने? हम जाहिल गवार हैं? हाँ है, लेकिन तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो ना, तो ये बात भी नहीं जानती कि एक माँ बनने वाली औरत के साथ किस तरीके से बात किया जाता है। चुप हो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। हाँ, बड़ी आई दिमाग वाली। देख, जबान संभाल कर बात कर, वरना क्या करेगी तू? हाँ सर, उस दिन भी वो काव्या मुझे और मेरी माँ को बहुत गंदा बोल रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन साहब मैंने उसको मारा नहीं साहब। अच्छा, अगर तू इतनी भली औरत है तो तूने नारायण निगम के घर वालों को ब्लैकमेल क्यों किया? पूरे 3 लाख रुपए मिले तेरे घर से। मुझे नहीं पता कि वो पैसे मेरे घर में कैसे आए। हाँ,
सब मेरा पति मुझे बोलता था वो पैसे के बारे में। शायद उसने लाए होंगे वो। किरण, हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा विचार कर। थोड़ा सा झूठ बोलने से हमारी जिंदगी संवर सकती है, तो क्यों ना करे। जरा से पैसों के लालच में तुम मुझसे इतना बड़ा पाप करवाओगे? अरे काव्या की हत्या जिसने की है वो सजा भुगते ना। आज के जमाने में ना पैसा ही सब कुछ है, पैसे के सिवा कुछ नहीं होता है, और ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। मैं झूठ हरगिज नहीं बोलूंगी, समझ गए ना? तुझे तो समझाना ही बेकार। मैं को समझू ना। मैंने ये बात 5 साल पहले वाले पुलिस को बताई थी, पर सबने मिलके सारे सबूत मेरे खिलाफ बना दिए थे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है सर कि मुझे मेरे पति की बात मान के झूठ बोलना चाहिए था, ताकि मैं और मेरा बच्चा जेल में न होते। मैंने ये बात 5 साल पहले वाले पुलिस को बताई थी, पर सबने मिलके सारे सबूत मेरे खिलाफ बना दिए थे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है सर कि मुझे मेरे पति की बात मान के झूठ बोलना चाहिए था, ताकि मैं और मेरा बच्चा जेल में न होते। सर, ये नारायण निगम मर्डर केस तो और भी उलझता जा रहा है। किरण के पास नारायण निगम को मारने का मोटिव तो है, लेकिन किरण के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पाटिल, मुझे लगता है कि हमें एक काव्या मर्डर केस की दोबारा से गहराई से पूछताछ करनी चाहिए। कोई ऐसी कड़ी है जिसे हम मिस कर रहे हैं। लेकिन सर, काव्या का मर्डर किरण ने किया है, यह साबित हो चुका है। हाँ, सारे सबूत किरण के खिलाफ हैं। किरण को पहले मर्डर की सजा हो चुकी है, लेकिन अगर उसने दूसरा खून किया है तो फिर वो इनकार क्यों कर रही है? सजा तो वही रहने वाली है। हो सकता है फिर नारायण निगम के घर के किसी मेंबर ने उनको मार दिया हो। फिर वो उनका बेटा निखिल हो सकता है, या निखिल की बीवी शालिनी हो सकती है, निखिल का बेटा अंशुल, या अंशुल की बीवी राशि, या तो अंशुल का चचेरा भाई सनी। ये सभी शक के दायरे में। लेकिन पाटिल, एक बीमार आदमी को मारने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? सर, पिछले 25 सालों से नारायण निगम बीमार चल रहे थे, और इन 2 सालों में तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिना किसी के सहारे वो घर में चल फिर भी नहीं सकते थे। शायद इसी बात से परेशान होकर किसी ने उन्हें मार दिया हो। नारायण निगम को मारने का सबसे ज्यादा मोटिव किरण के पास है, और अगर काव्या मर्डर केस में किरण को फंसाया गया है, इसका मतलब काव्या का मर्डर किसी और ने किया है। हो सकता है, लेकिन सर हम राशि को शक के दायरे में नहीं ले सकते, क्योंकि काव्या का जब मर्डर हुआ था तब तक राशि की नारायण निगम के पोते अंशुल के साथ शादी भी नहीं हुई थी। पाटिल, एक काम करो, इस काव्या मर्डर केस के जितने भी गवाह हैं उनसे दोबारा बयान लो और पिछले दिए हुए बयान को मैच करो, देखो कोई फर्क आता है। और सबसे पहले किरण के पति सुहास से जाकर पूछताछ करो। ओके। जी, ये सुहास गोरे का ही घर है ना? हाँ सर, ये सुहास गोरे का ही घर है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो सुहास गोरे आप कहाँ रहते हैं? सुहास? हाँ साहब, क्या बात है? कौन है सुहास? क्या हुआ? कुछ नहीं, तू अंदर जा, मैं बात कर रहा हूं ना, जा। हाँ साहब। बस बस, नया घर, नई बीवी, तूने तो सब कुछ बदल डाला। क्यों साहब, नया घर लेना, शादी करना जुर्म है क्या? अरे सर, सर, इस तरह मार क्यों रहे सर मुझे आप? पैसे कमाना, शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले शादी से डिवोर्स लिए बिना दूसरी शादी करना यह जुर्म है। अब ये बता, तेरे पास इतने पैसे आए कहां से? वो मैं स्टेट एजेंट का काम करता था, थोड़े शेयर्स खरीदे, उससे पैसा आता है साहब। अच्छा राणे, ये तेरा पासबुक, और इस पासबुक में हर महीने की 12 तारीख को 25,000 रुपए की एंट्री है, वो भी पिछले 5 साल से। अगर तू शेयर मार्केट से पैसे कमाता है या अपने स्टेट एजेंट की बिजनेस से पैसे कमाता है, तो उनकी एंट्री क्यों नहीं है? कौन देता है तुझे ये पैसे? बोल। आप मुझे यहां क्यों ले आए हो? देखिए सर, मैं एक शरीफ आदमी हूं। तो अपनी इसी शराफत का परिचय देते हुए सब कुछ सच सच बताइए। कैसा सच? तो ये बताइए, किरण के पति सुहास को आप हर महीने 25,000 रुपया क्यों देते हैं? बोलिए। अब
जब बात खुली गई है तो मैं सच को और छुपा नहीं सकता। कैसा सच? सर ये सब मैंने सिर्फ अपने पापा को बचाने के लिए किया। उन्होंने काव्या के साथ गलत करने की कोशिश की और फिर इसी छीना झपटी के धक्के में वो गिर के मर गई। इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिराने का काम भी पापा ने ही किया, जिसके बारे में मुझे सिर्फ बाद में ही पता चला। मिस्टर निखिल, आप अच्छी तरह से जानते हैं जुर्म करना ही नहीं बल्कि जुर्म को छुपाना भी एक अपराध है। इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई आपने हमसे। आपकी वजह से किरण ही नहीं बल्कि उसके बच्चे की भी जिंदगी खराब हुई और इसकी सजा मिलेगी आपको। किरण, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर। क्या सर? 5 साल पहले काव्या मर्डर केस का जो इल्जाम तुम पर लगा था उसमें तुम निर्दोष साबित हो सकती हो। निखिल ने बयान दिया है कि यह मर्डर उसके पिता नारायण ने किया है। देखो ये अच्छी खबर, लेकिन ये खबर बुरी बन सकती है। लेकिन क्यों साहब? क्योंकि नारायण का मर्डर करने के लिए अब सबसे ज्यादा मोटिव तुम्हारे पास बनता है। सच सच बताओ, ये मर्डर तुमने किया है ना? नहीं साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने नारायण जी को नहीं मारा है। किरण को इस बात का गुस्सा तो था कि उसका निर्दोष बच्चा जेल की 4 दीवारी में अपना बचपन बिताने पर मजबूर था। इधर पुलिस नारायण निगम के मर्डर केस की जांच में पूरी तरह से जुटी हुई थी, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। सर, किरण कह रही है कि काव्या को उसने नहीं मारा। अगर उसकी बात पर यकीन किया जाए तो शायद यह भी हो सकता है कि नारायण को भी उसने ना मारा। लेकिन पाटिल, इतनी जल्दी किसी की भी बात पर विश्वास करना सही नहीं है। हमारे काम में इमोशंस की नहीं, सबूतों की जरूरत पड़ती है। जी सर। और बिना सबूत के किरण की बात पर भरोसा करना सही नहीं। सर, एक सोचने वाली बात यह भी है कि पिछले 5 सालों से निखिल ने जो बात छुपा के रखी थी वो इतने आसानी से कैसे बता दी? पाटिल, यही पता करने के लिए हमें निखिल के घर दोबारा जाना होगा और क्राइम सीन को दोहराना होगा ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। राणे, तुम डॉक्टर को बुलाने के लिए जाना जो इस गली के कॉर्नर पर है। दौड़ते हुए जाना उसे बुलाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किरण ने अपने बयान में दर्ज करवाया था। और राव, तुम नारायण जी की तरह बिल्कुल वैसे ही उनके कमरे की तरफ जाना, धीरे धीरे, क्योंकि 1 महीने पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। उनको चलने में फिरने में प्रॉब्लम थी, इसलिए धीरे धीरे जाना और मसाज ऑयल उठाकर सीढ़ियों पर फैलाना। और तुम काव्या की तरह बिल्कुल वैसे ही लेट जाओ जैसे उसकी बॉडी मिली थी। लेटो। पाटिल, जैसे मैं इशारा करूंगा तुम टाइम नोट करना, ठीक है? रेडी? स्टार्ट। स्टॉप। 6 मिनट 15 सेकेंड। किरण के हिसाब से वो 5 से 7 मिनट में डॉक्टर को बुला के ले आई थी, जो कि सही नजर आ रहा है। लेकिन राव, नारायण जी जितना बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सबूत बनाने में टाइम लगा। लेकिन तब तक राणे आ चुका है। इसका मतलब नारायण जी ने भी ये कत्ल और सबूत मिटाने का काम नहीं किया है। और अगर उन्होंने किया है तो इसमें जरूर किसी ने उनका साथ दिया। और यह भी हो सकता है ये कांड किसी और ने किया है। इससे साफ साफ साबित होता है कि जिस दिन काव्या का मर्डर हुआ उस दिन नारायण जी के साथ कोई और भी था जिसने ये कांड किया है। नहीं, लेकिन सच में उस दिन घर पे और कोई नहीं था। वो आप भी हो सकती हैं, आपके पति निखिल भी हो सकते हैं, अंशुल भी हो सकता है, सनी भी हो सकता है, जिसके बारे में आप लोग हमें नहीं बता रहे, लेकिन हम पता लगा के रहेंगे। घर में 2 जवान लड़के थे, एक जवान नर्स थी उस वक्त, और इनके बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की गई। सर, सारे सबूत किरण के खिलाफ थे और जब जांच हुई तब घर वाले क्लीन साबित हुए थे। पाटिल, एक काम करो, दोनों लड़कों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, पता करो इन दोनों लड़कों का काव्या के साथ कुछ चल रहा था। ओके सर। जब तक काव्या मर्डर केस सॉल्व नहीं हो जाता और काव्या का असली कातिल पकड़ा नहीं जाता, तब तक नारायण मर्डर केस सॉल्व नहीं हो सकता। तो निखिल निगम को जानते हो? हाँ साहब, जानते हैं। वही ना, कुछ दिन पहले जिनके घर में बाप का मर्डर हुआ है। क्या हुआ साहब? निखिल निगम के यहाँ 2 लड़के रहते हैं, एक उनका बेटा अंशुल और दूसरे उनके भाई का लड़का सनी।
ये दोनों लड़के कैसे हैं? हाँ साहब, अंशुल बहुत सीधा लड़का है, 24 साल से देख रहे हैं। लेकिन ये जो सनी है बहुत तेज लड़का है। 5 साल पहले गांव से आया है, लेकिन बड़ों बड़ों को टोपी पहनाता है। मतलब? कई लड़कियों को टहलाता है। अच्छा, इनके यहाँ पर 5 सालों पहले एक नर्स काम करती थी, काव्या नाम की। क्या कभी काव्या के साथ इसे देखा था? हाँ साहब, देखे हैं, बाइक पे चिपक के जाती थी। क्यों? दर्द हो रहा है ना? ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहता ना, तो सब कुछ सच बता दे, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, सर मैं कसम से सच बता दूंगा सर, मैं सब बता दूंगा सर। वेरी गुड। अब ये बता, काव्या के साथ तेरा कुछ चल रहा था ना? तो तुझे तेरा कमरा पसंद आया? सब सामान वामान सेट हो गया? ये कौन है? कौन? अरे जो नीचे गई वो नर्स की ड्रेस पहनी है। अच्छा, वो काव्या है, दादाजी की नर्स। क्या है कि दादाजी की देखभाल करते करते मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रही, तो इसीलिए इसको रखा है। अभी 24 घंटे दादाजी का ख्याल रखती है, दवाई ववाई देती है। तूने कुछ किया नहीं इसके साथ अभी तक? हे सनी, ये ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है, तू गलत सोच रहा है। वो ये सब गलत हरकत नहीं कर सकती। तेरी काव्या को ऐसा फंसाऊंगा ना बेटा कि जैसा बोलूंगा ये वैसा ही करेगी, समझा? चल 1000 की शर्त लगाएगा? बोल ना। चल ठीक है, लगी शर्त। हे हाय। क्या हुआ? देख के करना चाहिए ना काम तुम्हें। सर वो तो हफ्ते में मेरे बहुत करीब आ गई थी सर। सिर्फ शर्त के लिए तूने एक लड़की को धोखा दिया, उसे जान से मार दिया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं कसम से कह रहा हूँ सर, ये सब कुछ अंशुल ने किया सर। सच में सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया मैंने। सर प्लीज रुकिए। सर बताइए, सर मैंने किया क्या है? सर रुकिए, आप मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या किया उसने? आपके बेटे ने खून किया है और सनी ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। सर ऐसा नहीं हो सकता। सनी झूठ बोल रहा है सर, छोड़ दीजिए। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता हम लगवा लेंगे, समझे ना? चल रहे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, बता सुनिए सर। क्यों मारा तूने काव्या को? सर बताता हूँ सर, मैंने तो जानबूझ के नहीं मारा था सर। और सर जब मैंने सारी बात दादाजी को बताई तो मुझे बचाने के लिए। अब ये बता कि तेरे दादा ने तेरी इतनी मदद की, फिर तूने उन्हें क्यों मारा? नहीं सर, मैंने दादाजी को नहीं मारा। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं भला उनको क्यों मारूंगा सर, मैंने दादाजी को नहीं मारा सर। किरण, काव्या का असली कातिल पकड़ा गया है। कौन है साहब? अंशुल, नारायण का पोता। आज उसने कबूल किया है कि उसने मर्डर किया है। अब तुम बहुत जल्दी निर्दोष साबित हो जाओगी। लेकिन साहब, मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी के 5 साल तो इस जेल में चले गए ना, उनके एक झूठ की वजह से। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अभी भी तुम्हारे सर से बला टली नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ काव्या का कातिल मिला, नारायण का नहीं। और जेल से पैरोल पर छूटने के बाद तुम सीधा नारायण के घर गई थी उसे धमकी देने, इसलिए तलवार अभी भी तुम्हारे सर पर लटकी हुई है। उस एक इंसान की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं बनता कि मैं उसे कुछ सुना सकूं? खूब राग होता बोला था चौर। मैं समझ सकता हूं। देखो, इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूं, क्या उन 6 सालों में जब तुम उस घर में काम कर रही थी, तुमने क्या कोई ऐसी चीज नोट की, कोई भी प्रॉब्लम उन घर वालों में, जिससे हमें यह पता लग सके कि नारायण का मर्डर करने का मोटिव क्या है और इसके पीछे है कौन? सर मेरा बेटा नहीं आया? आपसे कुछ बात करनी है। आपके बेटे ने कबूल किया है कि उसी ने ही काव्या का खून किया। क्या? पर वो एक हादसा था, इसलिए उसे सजा कम होगी।
लेकिन उसने दूसरा मर्डर किया है, इसलिए उसे फांसी की सजा हो सकती है। दूसरा मर्डर? हाँ, अपने दादाजी नारायण निगम का। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपके बेटे ने कबूल किया है कि ये काम उसी ने किया है। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेगा? ये तो वही बता सकता है। पाटिल, शायद हमारी चाल सही नहीं बैठी। हाँ सर, वरना अब तक अंशुल की मां शालिनी या तो उसकी बीबी राशि या उसका बाप निखिल, इन तीनों में से किसी ने भी मर्डर किया होता तो यहां आकर सब कुछ सच उगल देते थे। शायद इस घर के रिश्तों में स्वार्थ भारी है, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। सर, इनको आपसे कुछ बात करनी है। सर, मेरे बेटे अंशुल ने अपने दादा को नहीं मारा, वो निर्दोष है। उसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? मैंने मारा है उनको। सर, पिछले 10 सालों से उनकी बीमारी से मैं परेशान हो गई थी सर। खुद भी नहीं मर रहे थे और हमें भी जीने नहीं दे रहे थे। उस दिन जब किरण पैरोल पर छूटकर घर पे आई, उसने पापा को धमकी दी थी। किरण के बारे में सोचा है आपने? तो उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था आपका? 5 साल गुजार दिए उसने जेल में, अपने मासूम बच्चे के साथ। पता है सर, अपने बेटे की वजह से चुप थी और शायद इसी बात की सजा मुझे और मेरे बेटे को मिल रही है। कहते हैं सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है और किरण के केस का अंत भी ऐसा ही हुआ। सच बोलने की उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन आखिरकार उसे इंसाफ मिला। अंशुल को काव्या के मर्डर के लिए, शालिनी को नारायण की हत्या करने के लिए और निखिल को किरण के केस में पुलिस से सच छुपाने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट की तैयारी चल रही है। अपराध को छिपाने की नहीं, मिटाने की कोशिश की जानी चाहिए और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि सच को ज्यादा देर तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अच्छा है तू बाजार नहीं जाती, नहीं तो इतनी महंगी सब्जियां मिल रही कि तू तो कुछ खरीदती भी नहीं। वाह, हिल मत, बाल खराब हो जाएंगे, तुझे लग जाएगी। हाँ, सर, ये औरत सड़क पर घायल अवस्था में कांस्टेबल तांबे को मिली। क्या नाम है माँ जी आपका? और आपको इतनी चोटें कैसे लगी हैं? कहाँ रहती हैं आप? सर, लगता है काफी समय से भटक रही हैं। बहुत डरी सहमी से लग रही हैं सर, अभी तक कुछ कहा भी नहीं। पहले इनका मेडिकल चेकअप करवाओ और जहां ये मिली थी वहां आसपास इनकी फोटो सर्कुलेट करवाओ, शायद कोई पहचान ले। सर, और शिरके चेक करो इनसे रिलेटेड कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या? इनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखानी है। इनका नाम है रूपल सूरती। क्या नाम बताया? रूपल सूरती। उम्र 45। कब से गायब है? सर 2 दिन हो गए सर, घर नहीं आई। आप उनके हस्बैंड हो? जी, मैं फ्रेंड हूं इनका। मेरे मतलब नेक्स्ट डोर नेबर, पड़ोस में ही रहती है, साथ वाले घर में। आपको पता नहीं, सिर्फ रिश्तेदार ही कंप्लेंट कर सकते हैं। सर प्लीज कंप्लेंट ले लीजिए ना, 2 दिन हो गए सर, पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। अरे फिर उनके रिश्तेदार को बोलिए ना कि यहाँ पे आके कंप्लेंट रजिस्टर करवाए। जाओ तुम यहाँ से। बड़ौदा की रहने वाली रूपल उसी बूढ़ी औरत की बेटी थी जो मुंबई में दर दर भटकते हुए पाई गई थी और बदकिस्मती से अब खुद रूपल लापता थी। उसके परिवार या करीबियों में से किसी ने भी सामने आकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। क्या वाकई रूपल के परिवार में से किसी को भी उसकी कोई फिक्र नहीं थी? हैरानी की बात यह थी कि जहां रूपल बड़ौदा से गायब हुई थी, वहीं उसकी बूढ़ी मां दूर मुंबई तक कैसे जा पहुंची और कई दिनों की छानबीन के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। कौन हो तुम? घर जाना है? जहाँ आपको लेके जा रहे हैं वो भी आपके घर जैसा है।
आप जैसे बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, चलिए ना। मेरी बेटी वो आएगी मुझे ले जाने के लिए। माँ जी, क्या नाम है आपकी बेटी का? रूपा, राधिका। हाँ, राधिका। वो आएगी ना मुझे लेने के लिए। माँ जी, आपकी बेटी कहाँ रहती है? आपका घर कहाँ है? घर बड़ौदा। इट्स प्रोबेबली डिमेंशिया। ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, टुकड़ों में बात को याद रखते हैं। समय पर कुछ ना हुआ तो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के साथ हमेशा किसी ना किसी का रहना बेहद जरूरी है। ठीक है, आप ले जाइए। सर, लगता है भीड़ भाड़ में हाथ छूट गया और खो गई। हो सकता है हाथ जानबूझ के छोड़ा गया हो। जब ये मिली थी, इनके हाथ में कोई सामान था? नहीं सर। इसका मतलब है राधिका और बड़ौदा के अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। शिरके, तुम बड़ौदा जाओ, वहां के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और पता करो इनके नाम की कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। सर। बट आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इस फोटो को सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। और पता करो इनके नाम की कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर्ड है क्या। थैंक यू सर। हमने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई के सारे न्यूज़पेपर में छापी थी। क्या यहाँ के भी लोकल पेपर में छपाई जा सकती है? गुड आइडिया, बट शहर के सभी न्यूज़पेपर में मिसिंग रिपोर्ट छपा दो। ओके सर। क्या हुआ मैडम? क्या जल्दी में हो? गाड़ी में चाहिए क्या है? मैडम ये देखो जल्दी। जिग्नेश, सूत है, वो नहाने जा रहा था। आजो। तो बाहर क्या लिखा है इसमें? साहब, इसमें लिखा है ये औरत सड़क पे मिली, जो इसको जानता है वो ये नंबर पे फोन करे, नहीं तो नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करे। आखिर बा पुलिस वालों को मिली कैसे? मैंने तो सोचा था इनसे जिंदगी भर के लिए जान छूटी, पर सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला कि औरत कौन है और कहां से आई, और बड़ौदा से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें डिमेंशिया हो सकता है। अगर ऐसा है तो नाम और जगह का कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन वाकई में अगर डिमेंशिया है तो। सर, आपको लगता है कि औरत झूठ बोल रही? आई एम नॉट वेरी श्योर। सर, इसका मतलब ये राधिका और बड़ौदा दोनों मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। हो सकता है, और अगर ये कहानी मनगढ़ंत है तो उसके पीछे भी कोई कहानी होगी जिसका हमें पता लगाना है। सर, बाहर दो लोग आए हैं जो बोल रहे हैं इस बूढ़ी औरत के रिलेटिव है। सर, मैं जिग्नेश, पद्मा सुरती का बेटा, इनका। वाह, अरे તું આવી ગયો બેટા? આ જો ને, મને કેટલું વાગ્યું છે. અહીં પણ જો. મારી રાધિકા ક્યાં છે? राधिका? हाँ माने रूपल? हाँ हाँ रूपल रूपल ये क्या छे? अरे नहीं बोलाओ ने रूपल, अरे आओ ने, क्या छे तू? रूपल, शांत हो जाइए। ये रूपल कौन है? बहन है इनकी, बा उसी के साथ रहती है बड़ौदा में। बा यहाँ तो रूपल कहाँ है? क्या हुआ है रूपल को? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा तू बोलता क्यों नहीं? बात हमने कई खबर हो तो बोली थे उन्हें रूपल क्या छे। अरे मने खबर हो तुम क्यों पूछो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रूपल को कुछ हुआ, बा को कैसे मालूम होगा?
आप लोग इतने श्योर कैसे हैं कि रूपल को कुछ हुआ ही है? नहीं नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। कैसे भाई हो तुम? तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी बहन मिसिंग है? और तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? कहीं ये सब तुम्ही ने तो नहीं करवाया? अरे नहीं सर, रूपल तो बड़ौदा में रहती है मेरी माँ के साथ। लेकिन तुम्हारी माँ तो यहाँ मुंबई में मिली। आखिर माजरा क्या है? सर आपका कॉल आते ही मैंने एक टीम रूपल के घर भेज दी थी, बट सर वहां पे ताला लगा है। पूछताछ से पता चला है कि वो घर 4-5 दिन से बंद है, मतलब पद्मा जी के मिलने के 1 आध दिन पहले से। ताला तोड़ दो। सर्च करो। भाटिया वहां देखो। सर कबर्ड में कपड़े काफी कम है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपल अपनी माँ के साथ मुंबई गई हो और मुंबई पहुंचकर उनके साथ कोई हादसा हो गया? अब हादसा हुआ या कुछ और, हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। सर घर में कोई खास सामान नहीं मिला और घर को देख के नहीं लगता है कि ये लोग जल्दबाजी में घर छोड़ के गए, क्योंकि कोई भी सामान आउट ऑफ प्लेस नहीं है सर। घर में ये बहुत सारे अचार के डब्बे मिले सर। लगता है घरगुती का काम करती है। नमस्कार सर। आप कौन? जी मेरा नाम दुर्गेश है, मैं ये पड़ोस वाले घर में रहता हूँ। रूपल का कुछ पता चला? अब तक बल्ब नहीं लगाया तुमने जिग्नेश। अरे हो गया ना, अभी ये कर दो वो कर दो, क्या क्या करूं? माँ को दवा खिलानी है, चुप नहीं बैठ सकती थोड़ी देर? जब देखो तब ये करो वो करो, मशीन नहीं हूं मैं, बता दिया मैंने। अरे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दवा देनी है। डॉक्टर क्या लिखा है इसमें, पता नहीं रूपल कैसे कर लेती है सब। अब ये बताओ बाने अहियां च रख सो केम? अरे तो बाकी देखभाल कौन करेगा? हाँ भूल गए ना, पायल आ रही है छुट्टियों पे घर। साल में एक बार बच्ची घर आती है, ऊपर से अब इनका झंझट। घर देखो, ऑफिस देखो और अब बा को भी संभालो। अरे मेरी मजबूरी भी तो समझने की कोशिश कर। थोड़े दिन के बाद है सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ करोगे? अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बता देती हूँ मैं। धीरे बोल, नहीं बात सुन लेगी। एक काम करते, पहले रूपल को ढूंढना होगा, वो मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अपन बड़ौदा चलते हैं, आगे क्या करना है वहां देखते हैं, ठीक है? सुना है किसी बच्चे को पैसे देकर रूपल के घर में ताका झाकी करवाई। ऐसे देखना बंद करो, अपना मकसद बताओ। सर वो मुझे रूपल की चिंता हो रही थी, मैं तो पुलिस स्टेशन गया था उसकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखाने, मगर उन लोगों ने लिखी ही नहीं क्योंकि मेरी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो मैंने सोचा मैं अपने तरीके से ही पता लगाता हूँ बस। तो मोहल्ले के सभी लोगों की इतनी चिंता करते हैं आप, या फिर रूपल में कोई खास दिलचस्पी है? अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, पड़ोस में रहती है, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते, और क्या। लगता है रूपल बड़ौदा से बाहर गई है। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? वो जाती तो मुझे बताकर जाती। वो जब भी बाहर जाती है तो पूरे मोहल्ले को बता के जाती है, या फिर तुम्हारा बताकर जाने वाला कोई स्पेशल रिश्ता है उसके साथ? सर कैसी बात कर रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं है, बस एक दोस्त है, पड़ोस में रहती है, बस इसी वजह से। सर हो सकता है कि ये दुर्गेश रूपल का दोस्त और पड़ोसी होने के नाते उसकी चिंता कर रहा हो, या फिर पड़ोसी और दोस्ती के रिश्ते से बढ़कर कुछ हो। रिश्ते को जो नाम दिया जाए असल में वो रिश्ता हो ये जरूरी नहीं, और दुर्गेश की वाइफ का रिएक्शन उनके रिश्ते को इंडिकेट कर रहा था। बट सर तुम रूपल के कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन निकालो। शिरके तुम ये पता करो कि रूपल और पद्मा के बारे में पड़ोसी क्या बोलता है, माँ बेटी का आपस में कोई झगड़ा या फिर किसी और से कोई अनबन। इस जिग्नेश से भी एक बार दोबारा बात कर लेता है। सर वो बड़ौदा ही आ रहा है। साहब मैं तो कहती हूँ रूपल जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले। अपने बारे में तो कभी कुछ सोचती ही नहीं थी, वो हर वक्त अपनी माँ का देखभाल करती थी। उसका किसी के साथ झगड़ा या फिर कोई अनबन? ना ना साहब, झगड़ा तो बहुत दूर की बात, बड़ी हंसमुखी थी वो जिग्नेश
ना भाई कहलाने के लायक ना बेटा। क्या आपने उन्हें घर से निकलते हुए देखा था? घर से निकलते हुए तो नहीं देखा। साहब, जिग्नेश एक नंबर का स्वार्थी है। बेटी हॉस्टल में, माँ रूपल के साथ, और मुंबई में हस्बैंड वाइफ दोनों जलसा करते होंगे। सर, लोगों को क्या मौका मिलते कुछ भी बोलते हैं। मानता हूँ कि रूपल और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी बा को लेके। वो मुझसे बड़ी है, बाकी जिम्मेदारी उस पे है और इन दोनों के खर्च की जिम्मेदारी मुझ पे है। कभी कोई कमी नहीं छोड़ी साहब। अगर ऐसा था तो रूपल को घर से अचार का बिजनेस करने की क्या जरूरत थी? क्या बिजनेस? साहब अभी अभी शुरू किया, अचार बेचती थी वो। उसके हाथों का अचार सबको बहुत पसंद आता था, इसलिए फिर उसने बनाना और बेचना शुरू कर दिया, वो भी अपनी माँ के नाम से, पद्मा पिकल्स। दरअसल रूपल और दुर्गेश की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी नहीं की साहब। दुर्गेश तो शादी करना चाहता था, पर रूपल पर उसके माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आखिर दुर्गेश के घर वाले कितना इंतजार करते? उन्होंने दुर्गेश की शादी शीतल से करवा दी। सर, अब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा। रूपल ने माँ की जिम्मेदारी चुनी। उसने ये जिम्मेदारी खुद चुनी थी या फिर तुमने मजबूर किया था? सर, मैं क्यों मजबूर करूंगा? ये तो उसका अपना फैसला था। दुर्गेश की शादी हो गई, कुछ साल बाद पता चला कि उन दोनों में रोज झगड़े होते थे। किस वजह से? ये तो नहीं पता सर। सर, सबका कहना है कि माँ बेटी में बहुत प्यार था, तो फिर अचानक कैसे छोड़ के जा सकती है? हो सकता है रूपल के साथ कुछ हुआ हो। लेकिन मोटिव किसके पास है? दुर्गेश की शादी ठीक नहीं थी पद्मा जी की वजह से। उसके पास मोटिव है रूपल और पद्मा जी दोनों को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन सर, दुर्गेश ने ही रूपल की मिसिंग कंप्लेंट की थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा भट्ट कि अपराधी ने खुद अपराध की कंप्लेंट लिखवाई हो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिग्नेश और उसकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि दोनों मुंबई में रहते हैं और पद्मा जी भी मुंबई में पाई गई है। लेकिन सर, उनका कोई मोटिव अभी तक सामने नहीं आया। मोटिव ढूंढना होगा छिरके। एक तरफ ये दोनों हैं और एक तरफ दुर्गेश और उसकी वाइफ। इनमें से कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। भट्ट सर, रूपल से जुड़े हर व्यक्ति के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखो। ओके सर। लोगों के बताने के अनुसार रूपल अपनी माँ के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। इसका मतलब उसके साथ कुछ न कुछ जरूर बुरा हुआ है। रूपल, रूपल, अरे रूपल क्या छे तू? वाह, क्या हुआ? अरे मारी रूपल क्या छे? अरे मेरी दवा का टाइम हो गया, मेरी तबीयत खराब हो रही है। बा, मैं देता हूँ ना। तू ला के देता है। आज तक तो लाया नहीं। अरे बा लाएगा मेरी। चोट लग जाएगी। बा, इधर आओ आप बैठो इधर। बड़ा ध्यान। आप शांत हो जाओ। रूपल आए बिना मैं शांत नहीं हो सकती। हम लेकर आएंगे रूपल को, आप शांति से बैठ जाओ, ठीक है? दवाई भी देंगे आपको। हाँ सर, रूपल के मोबाइल की लास्ट लोकेशन बड़ौदा बस स्टॉप पर इंडिकेट हो रही थी, ठीक उसी दिन जिस दिन गायब हुई। सर, मैंने कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला कि फैमिली मेंबर्स के अलावा एक नंबर और है जिससे वो लगातार कांटेक्ट में थी, फोन बंद होने से पहले तक। पता करो किसका नंबर। बट एक टीम बड़ौदा बस स्टैंड भेजो, शायद किसी ने कुछ देखा हो, और हर एक डिटेल निकालना, किसके साथ थी, पद्मा जी साथ में थी नहीं थी, किस डायरेक्शन में गए थे, सब कुछ। ओके सर। आपकी पसंद का खाना बनाया, थोड़ा सा खा लो, भूखी रहोगी ना तो। लगा क्या? छोड़ो तो, बहुत हो गया ये सब। अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बा है मेरी, उसे अकेले कैसे छोड़ दूं? मुझे वो सब कुछ नहीं पता। मैं ये सब छोड़ छाड़ के मुंबई जा रही हूँ। मुझे न तुम्हारी माँ से लेना देना है और न ही तुम्हारी बहन से। थक गई हूँ मैं इतने सालों से इनका बोझ उठा के। अब और यहाँ थोड़ी देर भी रही ना तो मैं खुद को मार लूंगी या फिर इनको मार दूंगी। तुम तो कहाँ जा रही? हेमू, दो बातें हो सकती हैं। या तो रूपल अपनी मर्जी से कहीं गई, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पद्मा की पूरी जिम्मेदारी रूपल के ऊपर थी, तो मोस्टली रूपल किसी बड़ी मुसीबत में है। सर, मैंने बस अड्डे पे काफी लोगों से पूछताछ की, स्पेशली टिकट काउंटर पे, पर कुछ पता नहीं चला। सर, इस आदमी का बस स्टॉप पे स्टॉल है और इसी ने आखिरी बार पद्मा और रूपल को देखा। उस दिन ये दोनों मैडम वहां पे ही, और ये वाली मैडम ने मुझसे पानी की एक बोतल खरीदी। बैठ, तू यहाँ बैठ, बस अभी आती होगी, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ।
अच्छा, ये दोनों ही मैडम थी कि साथ में कोई और भी था? नहीं साहब, ये दोनों ही साथ में थी, इसके अलावा कोई नहीं था। ये कौन सी बस में गई थी, कुछ याद है? ये तो ध्यान में नहीं। जब वो पानी ली थी तब तक ध्यान था, उसके बाद वो कहाँ गई, कैसे गई, ये मुझे पता नहीं। बट सर, इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। ओके सर, आओ। वोरा साहब, एक चीज तो साफ है कि माँ बेटी साथ में निकली थी कहीं जाने के लिए, लेकिन वहां से उनके रास्ते कहां और कब अलग हुए, ये पॉइंट है। मुंबई पहुंचने के बाद यही बस अड्डे पे या फिर किसी और जगह, और बस अड्डे पे इनका फोन क्यों ऑफ हुआ? सर, हो सकता है बैटरी खत्म हो गई या फिर जानबूझ के स्विच ऑफ कर दिया ताकि हम ट्रेस न कर पाए। बस अड्डे से निकलने के बाद पद्मा जी हमें मिली मुंबई में, रूपल मिसिंग है। इसका मतलब क्राइम का एक सिरा बस अड्डे से जुड़ा तो है। बदकिस्मती से पुलिस अभी तक रूपल के बारे में किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई थी। क्या रूपल किसी अचानक हुई घटना से पीड़ित थी या फिर वो किसी सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी? बहरहाल पद्मा ने रूपल की अनुपस्थिति में खाना पीना त्याग दिया था। दोनों के बीच के संबंध इतने गहरे थे कि खुद रूपल का अपनी मां को मुंबई जैसे बड़े और अनजान शहर में अकेले छोड़ जाना असंभव था। जहां यह केस सवालों के घेरे में घिरा हुआ था, वहीं रूपल की जान को खतरा था। क्या समय रहते पुलिस उस तक पहुंच पाएगी? वाह, तूने खाना नहीं खाया? वाह, अपना ख्याल रखना शुरू कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे ही मैं घर बैठा रहा तो कंपनी वाले मुझे हमेशा के लिए घर बिठा देंगे, और रूपल बनी पता नहीं किधर चली गई। सब उसी की वजह से हुआ है। तूने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? वाह, शू बात करे छे? तू उसके साथ झगड़ा करता था ना, जरूर तूने ही उसके साथ कुछ किया है। वाह, ये सब उसकी बेवकूफी की सलाही होती थी। अब आप इतनी छोटी सी बात लेके क्यों बैठे हो? इंस्पेक्टर साहब, रूपल बेन का कुछ पता चला क्या? हमें जो बताया था वही नहीं पता। कुछ दिन पहले रूपल बहन आई थी मेडिकल स्टोर में। इतना सारा स्टॉक रूपल बहन? बात जिग्नेश के पास जा रही है ना लंबे समय के लिए, इसीलिए। शुभ बात है। ये चमत्कार कैसे हो गया? मनीष भाई, प्यार से कोई भी काम कराओ ना, हो जाता है। ठीक है, तुम जाओ। तेरी बहन के गायब होने से पहले तेरी माँ तेरे साथ रहने के लिए आने वाली थी, और रूपल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उन दिनों तेरी और रूपल की काफी लंबी चौड़ी बात हो रही थी। सर, वो तो मैंने हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, और बाको साथ रखने का भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन रूपल की बातों से तो ऐसा लगता है कि पहले से डिसाइडेड था कि रूपल तुम्हारे साथ शिफ्ट होने वाली है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बा किसके साथ रहना ये हुआ, लेकिन पर ये झूठ बोल रहा है। ये ना उससे झगड़ा करता था, जलता था मेरी रूपल से। सच बोल, अपनी माँ और बहन को मुंबई बुलाकर अपनी बहन को गायब कर दिया या मार दिया? साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रूपल तेरी माँ को मुंबई तेरे घर छोड़ के गई थी, लेकिन अपनी माँ का ध्यान रखने के बजाय तूने उसे सड़क पर छोड़ दिया। साहब, माँ का ध्यान नहीं रखता, लापरवाह हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है, तू ही बता। माँ को घर में रखने के लिए एक बार बहुत झगड़ा हुआ, और मैं मान भी गया था, लेकिन बाद में बीबी ने इतना हंगामा किया कि मुझे मना करना पड़ा। देख जिग्नेश, तू ऐसा नहीं कर सकता। तूने तो बोला था कि बा को अपने पास रखेगा, फिर तू ऐसे कैसे कह सकता है? मैं बा को लेकर आ रही हूँ तेरे पास। रूपल बहन, मेरी बात समझना, मैं बा को घर में नहीं रख सकता। पैसे भेजता हूँ ना मैं हर महीने, चाहिए तो मैं डबल भेज देता हूँ, पर बा को घर पे नहीं रख सकता। जिग्नेश, तू तेरे पैसे ना अपने पास रख, तुझे बा को अपने पास रखना होगा। बस मैं लेके आ रही हूँ बा को। अरे मैं बा को घर पे नहीं रख सकता, मेरी बात तो समझ। रूपल तेरी माँ को लेकर तेरे घर आने वाली थी, ना तो तेरे घर वो पहुंची और ना ही तूने फोन करके पूछा कि वो कहाँ है। साहब, मुझे लगा वो फोन पे समझ गई है कि मैं बा को घर पे नहीं रखना चाहता। सच बता रहा है या कहानी सुना रहा है? रूपल जिद करके तेरी माँ को तेरे घर ला रही थी, अपनी बहन को ठिकाने लगाया, और अपनी माँ को? बहन है मेरी, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? सब पता लगा लिया है हमने। बड़ौदा वाला घर तेरी माँ और बहन के नाम पे है। प्रॉपर्टी का लालच बड़े बड़े रिश्तों को निकल जाता है जिग्नेश। अपनी माँ और बहन को ठिकाने लगाकर बड़ौदा वाला घर अपने नाम पे करना चाहता होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि बाकी जिम्मेदारी मैं ठीक से नहीं निभा रहा था, लेकिन इसके लिए बीबी भी जिम्मेदार है। और सच कह रहा हूँ साहब, मैंने अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं उसके लिए खुद परेशान रहता हूँ, मेरा यकीन कीजिए। सर, ये तो एक ही रागा लप रहा है, छोड़ दे इसे। नहीं, अभी नहीं। इसके फोन और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकालो। ये इकलौता आदमी है जो ये जानता था कि रूपल अपनी माँ के साथ मुंबई आने वाली है। शायद ये भी जानता हो कि किस बस से आने वाली है। जब तक इसके सारे रिकॉर्ड्स मिल नहीं जाते, इसे और तोड़ो।
हमें रूपल की तलाश और बारीकी और तेजी से करनी होगी। जल्द से जल्द ये पता लगाना पड़ेगा कि किसी मुसीबत से जूझ रही है। अरे दવાનો वक्त થઈ ગયો, ક્યાં છે તું? सर, जिग्नेश की इंक्वायरी में पता चला है कि जिग्नेश जरूरी काम से एक दिन जल्दी ऑफिस से निकला था और उसे कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उस दिन उसकी बात प्रॉपर्टी डीलर से हुई। तो उसकी फोन लोकेशन बस अड्डे आसपास नहीं दिखाई गई। लेकिन ये जिग्नेश जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। इनफैक्ट सर, हिमाक्षी के कॉल रिकॉर्ड भी क्लीन है। पिछले 3 दिनों से वो सेम रूट फॉलो कर रही है। घर से मार्केट जाती है और मार्केट से घर जाती है। सर, फोन रिकॉर्ड के हिसाब से दोनों हस्बैंड वाइफ क्लीन है। सर, इस कंडीशन में भी क्या हमें जिग्नेश को लॉकअप में रखना चाहिए? ठीक है, फिलहाल उसे जाने दो, लेकिन पति पत्नी पर नजर रखना। सर, जिस हिसाब से रूपल का कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई सड़क हादसे का शिकार हो गई? हो सकता है, बट लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं। अगर हादसा हुआ होता तो अभी तक पुलिस स्टेशन में कोई खबर तो आती। एक्सीडेंट या अटैक, ऐसी कोई भी न्यूज सामने नहीं आई जिसका डिस्क्रिप्शन रूपल से मैच करता हो। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि रूपल अभी जिंदा है और किसी खतरे में है। माँ, यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? दुर्गेश। कौन दुर्गेश? ठीक है, मुझे नहीं पहचानती हो, पर अपनी बेटी को क्यों भूल जाती हो? रूपल। रूपल? हाँ, कहाँ गई वो? अरे कहाँ गई? मने शू खबर? याद करो, याद करो। ना ना, मने खबर नहीं। सर, 2 तारीख तक जिस नंबर से लगातार रूपल की बात हो रही थी वो किसी विपुल मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, ये विपुल मेहता एक ब्रोकरेज कंपनी चलाता है। मैंने उससे बात की है, वो भी ऑफिस में मिलेगा। अरे राजू भाई, बा को देखा क्या? नहीं तो क्या हुआ? भाई साहब, बा को देखा क्या? बा को नहीं देखा। रूपल को जानते हो? जी, वो बिजनेस के लिए फंड चाहिए था ना, बस इसी सिलसिले में जानता हूँ। आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी बार ये 4-5 दिन पहले हुई थी, लेकिन आप लोग ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पिछले 4 दिन से वो गायब है। सर, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ, लेकिन हाँ, बिजनेस के लिए फंड चाहिए था, इसी सिलसिले में हम लोग की बात होती थी बस। लेकिन तेरे कॉल रिकॉर्ड तो कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। इनके हिसाब से तू दिन में 4-5 बार बात किया करता था, सिर्फ फंडिंग के लिए। सर, उसकी बात की ना तबीयत खराब रहती थी और वो उनको लेके ना कहीं आ जा नहीं सकती थी, बस इसी सिलसिले में थोड़ा बहुत बात हो जाती थी। आखिरी बार कब बात हुई? सर, अभी तो बताया आपको कि 4-5 दिन पहले ही बात हुई थी हम लोगों की। डेट बोल। सर, 2 फेब को बात हुई थी। सर, हमने विपुल से बात की है और सर पता चला है कि उसने आखिरी बार 4-5 दिन पहले रूपल से बात की थी और सर उसका बयान फोन रिकॉर्ड से मैच भी हो रहा है। वो दोनों अक्सर फंडिंग को लेकर बात किया करते थे। सर, रूपल की मिसिंग न्यूज सुन के विपुल के रिएक्शन चेंज हो गए थे सर। वो हमारी बात इग्नोर कर रहा था और अपने क्लैरिफिकेशन दे रहा था। रूपल के गायब हो जाने पर उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया। बट ये पता लगाओ, जिस दिन रूपल गायब हुई थी उस दिन विपुल कहाँ था, किसके साथ? हेलो, क्या?
कौन था पद्मा का कातिल? आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी? और रूपल कहां थी? क्या रूपल और पद्मा एक ही क्रिमिनल के शिकार हैं या फिर दो अलग हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पद्मा की हत्या 2 से 4 के बीच में हुई और जिग्नेश को हमने 4:30 बजे छोड़ा। सर इसका मतलब जिग्नेश ने पद्मा जी का मर्डर नहीं किया? लेकिन किसी और से करवा तो सकता है। और मान लें कि पद्मा के मर्डर में उसे क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन रूपल के मिसिंग केस में वो अभी भी सस्पेक्ट है। पद्मा के पास चोरी का लायक कुछ था नहीं, इसलिए ये रॉबरी का केस तो नहीं। लेकिन जिस तरह से मर्डर हुआ है ये आपसी दुश्मनी की तरफ इशारा करता है। जिग्नेश या तो उसकी बीवी हिमाक्षी या फिर दुर्गेश। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि रूपल के गायब होने का पद्मा के मर्डर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर ये पता चले कि रूपल के साथ क्या हुआ है तो पद्मा का खूनी सामने आ जाएगा। रूपल के सारे सस्पेक्ट यही हैं, दुर्गेश, उसकी पत्नी शीतल, उसके भाई और भाभी और ये विपुल। हमें इन सब के लेटेस्ट फोन और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड चाहिए और इस विपुल की भी कुंडली निकालनी है। बट इनकी इंफॉर्मेशन फौरन निकालो। ओके सर। सर ये देखिए, विपुल ने हमें पूरा सच नहीं बताया था। ये विपुल और रूपल के बीच हुए मैसेज के रिकॉर्ड है। देशमुख सर, इस विपुल की गर्दन में रोड़ने का टाइम आ गया बोरा साहब। अरे लेकिन सर कहा मैंने क्या किया? कैसे क्या झूठ बोलना है, इसकी बहुत प्रैक्टिस है ना तुझे। तेरे और रूपल के रिश्ते की सच्चाई पता चल चुकी है। सर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की जरूरतें ही पूरी कर रहे थे बस, और ऐसा सीरियस वाला कुछ भी नहीं था हम लोगों के बीच। रूपल तुझसे प्यार करती थी ना? सर वो मुझसे नहीं दुर्गेश से प्यार करती थी, और रूपल ने मुझसे कहा भी था एक दिन कि दुर्गेश और रूपल के प्यार के बीच ना वो दुर्गेश की पत्नी कांटा बन रही थी। तेरे साथ रह के वो दुर्गेश से प्यार करती थी, इसलिए मारा तूने उसे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। सर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपनी माँ की खातिर रुपेल ने दुर्गेश से शादी नहीं की। दुर्गेश अपने लाइफ में आगे बढ़े, उन्होंने मुझसे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी रुपल के लिए उनकी परवाह कम नहीं हुई। फिर तो आप रूपल से बहुत चिढ़ती होंगी। दुर्गेश पद्मा जी से और आप रूपल से। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही रूपल को? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। और ये भी बहुत अच्छे हैं, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सर, इन्हें अरेस्ट मत कीजिए। मैं तो आपकी बात करने वाला था, फिर आपको ये क्यों लगा कि मैं दुर्गेश को अरेस्ट कर लूंगा? आप ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट कर लेते हो ना, इसलिए। शीतल को ऐसा क्यों लगा कि हम उसे नहीं उसके पति को अरेस्ट करने गए थे? स्ट्रांगली पॉसिबल है कि वो अपने पति का ऐसा कोई राज जानती है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। सर धीरे धीरे इस केस में शक की सुई दुर्गेश और विपुल की तरफ जा रही है। राइट, इन दोनों पे कड़ी नजर रखो, इनके मूवमेंट की हर एक खबर होनी चाहिए हमें। जी अब क्या है? थाने चल, सब पता चलेगा। अरे लेकिन क्यों? चल क्यों? अरे क्यों? सर मैंने क्या किया? मुझे क्यों लेके आए हो आप? हट, इसे पहचानते हो? नहीं। ये जला हुआ मोबाइल देख, अब कुछ याद आया? नहीं। तेरी बदकिस्मती से बच गया, और इसके IMI नंबर से पता चला है कि रूपल का फोन है। चल बोल। मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप लोग ज्यादा स्मार्टनेस इंसान को गंदा फंसा देता है। ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड ने हमें वहां पहुंचा दिया है जहां तूने अपने डर को जलाया था। बढ़िया, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? एक्सपर्ट टीम को भेजो, देखो डेटा रिकवर होता है क्या। चश्मदीद गवाह है हमारे पास, जिसने तुझे ये सब जलाते हुए देखा था। सर मैंने आप लोगों को बताया था ना, रूपल और मेरा रिलेशन था सर। उसकी कुछ चीजें थी मेरे पास, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ गई और किसके साथ गई। सर मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया आप लोगों को। अच्छा, लेकिन तेरे दूध वाले ने कुछ और कहानी बताई थी। ये विपुल अकेला ही रहता है? इतना तो नहीं बता सकते, पर एक औरत को देखा था। यही औरत थी? हाँ यही है। आखिरी बार कब देखा इसे विपुल के घर पे? परसों जब दूध देने गए थे। अब समझ में आया तुझे क्यों लेके आए हैं? लगता है इसे याद करने में हमारी और मदद चाहिए। बट इसको अच्छी तरह से याद करवाओ, रुकना मत।
रूपल थी उस दिन मेरे साथ, लेकिन सर मैंने उसे मारा नहीं है सर। सर आप लोगों को जो जो पूछना है आप लोग पूछे, मैं बताता हूँ। रूपल खुद आई थी मेरे पास, मैंने सोचा अच्छा है टाइम पास हो जाएगा। बिल्कुल, शादी करते हैं ना, फिर मुझे यूं ऐसे छुप छुप के नहीं आना पड़ेगा यहाँ। शादी ठीक है, शादी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो कुछ और करने का मुहूर्त हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। तुम क्या पागल हो गई हो क्या? तुमको समझ में नहीं आता यार, हम लोग शादी कैसे कर सकते हैं? अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। जब तुमने मुझे आई लव यू कहा था तब मेरी उम्र का फासला नजर नहीं आया, और जब तुम मेरे साथ यूं वक्त बिताते हो तब मेरी उम्र का फासला नजर नहीं आया था, और जब शादी की बात आई तो मेरी उम्र चुभने लगी तुम्हें। अरे पगली, कुछ चीजों के मजे लेने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, और वैसे भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। तुम्हारी शादी तय हो गई? हाँ। तुम्हें मेरे बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं आया? यार तुम पागल हो क्या? तुम क्या 10-12 साल की बच्ची हो? जो मैंने जो किया तुम्हें समझ में नहीं आया? सुनो, जरूरत तुम्हारी भी थी, इसलिए तुम मुझे अपने पास आने दी। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते बिल्कुल। शादी शादी शादी, अरे मुझे नहीं करनी थी उसके साथ शादी। सर मैंने सोचा थोड़ा टॉर्चर करूंगा तो वो खुद ही मुझे छोड़ के चली जाएगी। सर उस दिन जब आप लोग ऑफिस आए थे ना, उसके बाद मैं अपने घर वापस गया था। मैंने वहां पे देखा रूपल नहीं थी, बस उसकी कुछ चीजें पड़ी हुई थी और वो बैग था बस। मैंने सोचा सर वो भाग गई होगी। मैंने वो चीजें और वो बैग उठा के ले जाके जला दिया सर, बस इसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं। हेलो, ठीक है सर। हाँ, कहाँ है वो? सर मैं रूबल को प्यार करता हूं, इसीलिए उसको बचा रहा था। बाल बना, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, सुबह से रात हो जाती थी पर मेरे काम नहीं खत्म होते थे। बाहर घूमना, सजना, त्योहारना, त्योहार मनाना, ये सब मेरी जिंदगी से कोसों दूर थे। रूपल बेटा, एक गिलास पानी पिला दे, गला सूख रहा है। रूपल, रूपल, उब गई थी मैं अपनी जिंदगी से। बहुत प्यार करती थी मैं अपनी बात से। शुरू में जिम्मेदारी के बोझ और समझौते महसूस नहीं होते थे। धीरे धीरे मैं उसमें इतनी जकड़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। फिर मैं अपने भाई जिग्नेश को फोन की, उसने बा को रखने को हाँ कर दिया, पर कुछ दिन बाद ना। रूपल बहन, मेरी बात समझना, पैसे भेजता हूँ ना माहर महीने, चाहिए तो मैं डबल भेज देता हूँ, पर बा को घर पे नहीं रख सकता। टूट तो बहुत पहले गई थी, पर अपने आप को बिखरने नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने बा को मुंबई छोड़ दिया। दीपक से शादी करना चाहती थी, उसके लिए सजना संवरना चाहती थी, पर उसकी सोच मेरे बारे में सुन के मैं पूरी तरह टूट गई। मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। तुम क्या पागल हो गई हो क्या?
अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। और वैसे भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं अपने घर वापस लौट रही थी तो देखा भाभी बड़ौदा आ गई है दुर्गेश के साथ। माँ को देखते ही अरे रूपल बेटा, आ भी गई तू, बहुत अच्छा किया। यहाँ ना मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, न मेरे खाने का न मेरी दवा का। चल चल बेटा घर चल। मैं ऑटो लेकर आता हूँ, तुम तब तक बाग को संभालो। विपुल को धोखाधड़ी के लिए, दुर्गेश और उसकी पत्नी को अपराध में साथ और सबूत मिटाने के लिए और रूपल को यातनाएं देने और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। बदकिस्मती से रूपल के भाई जिग्नेश पर कोई भी कानूनी कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। हालांकि ये जिग्नेश का स्वार्थ ही था जिसने रूपल पर अपनी बूढ़ी मां की देखभाल की तमाम जिम्मेदारियां लादकर उसे अपनी सहन शक्ति की सीमा के पार धकेल दिया। माना कि बिना शिकायत किए पूरी निष्ठा से अपने दायित्व निभाने वाले इंसान की सहन शक्ति की भी सीमाएं होती हैं, लेकिन रूपल ने जो किया वो इस समस्या का हल नहीं हो सकता। वो जुर्म है और वो कतई माफी के काबिल नहीं है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने परिवारजनों का साथ दें, उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी शक्ति बने, मिलकर जिम्मेदारियों का बोझ उठाएं ताकि फिर से कोई जिंदगी गुनाह और मौत की खाई में खाक ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।